एक बड़े से पत्थर को आप धक्का मारते हो, पत्थर हिलता भी नहीं है, क्या वर्क हुआ? एनर्जी तो लगी ना। और एक साइकिल को जब आप धक्का मारते हो, साइकिल मूव हो जाती है, तो एनर्जी तो यहाँ पे भी लगी, लेकिन वर्क हुआ कि नहीं हुआ? यही सारे क्वेश्चंस के आंसर करता है हमारा चैप्टर नंबर 10, वर्क एंड एनर्जी। और इसी को हम क्विकली समझने वाले हैं ये वीडियो में, जिससे आपका पूरा रिवीजन फटाफट से हो जाएगा। तो स्वागत है आपका एक अनोखे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द पेइंग टीचर। अनोखा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है अच्छे खासे नॉलेज के साथ। हर हफ्ते हर मंगलवार रात को 9:15 एक लाइव क्विज होता है जिसमें पार्टिसिपेट करके आप रियल मनी जीत सकते हो। क्यों, कैसे, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चाहे तो मेरे लाइव क्विज चेक कीजिए, लाइव सेशंस चेक करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, वर्क एंड एनर्जी। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज वर्क। इन डेली लाइफ वी कॉल एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट एज वर्क, बट इन साइंस वर्क इज ओनली डन when a force is applied on an object and the object moves in the direction of the applied force. For example, मैं एक ट्रेन को अगर धक्का मारता हूं, ट्रेन मूव होती है? नहीं, तो वर्क नहीं हुआ। अगर मैं एक कार को या फिर एक बाइक को धक्का मारता हूं, बाइक मूव होती है, तो वहां पे वर्क हुआ। यानी कि जहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, वो डायरेक्शन में मूवमेंट भी होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं वो। ओके, तभी जाके वर्क कंसीडर किया जाएगा। ये वर्क जो है बहुत ही सिंपल चीज है, फटाफट से देख रहे हैं इसलिए हम इसका सीधे फॉर्मूला के ऊपर आ जाते हैं। तो वर्क का जो फॉर्मूला है वो है W इक्वल टू F इंटू एस, जहां पे W हो गया वर्क डन, F इज फोर्स अप्लाइड एंड S इज डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वर्क कभी नहीं होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। यानी कि जो डायरेक्शन में आप उसको फोर्स लगा रहे हो, वो डायरेक्शन में उसका मूवमेंट भी होना चाहिए। अगर आप कार को धक्का मार रहे हो लेकिन कार ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो देन इज कोई वर्क नहीं हो रहा है आपके द्वारा कार के ऊपर, उल्टा कार आपके ऊपर वर्क करके आपको धक्का दे रही है, ऐसा कंसिडर किया जाएगा। यानी कि वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर 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 थिंग। जहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है वहां पे वर्क नहीं होगा। तो इसी के ऊपर से तीन डिफरेंट फॉर्मेट है, तीन डिफरेंट फॉर्म्स है वर्क के। पॉजिटिव वर्क, जहां पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, यानी कि जहां पे फोर्स लगाया वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो हो गया पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, फोर्स जहां पे लगता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो दैट इज अ नेगेटिव वर्क। यानी कि मैं वर्क नहीं कर रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट मुझे मूव कर रहा है वो वर्क कर रहा है मेरे ऊपर, इसलिए मेरा वर्क जो है वो नेगेटिव आएगा। एंड द जीरो वर्क, मैं फोर्स लगाता रहता हूं लेकिन सामने वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं करता, तो वो जो है जीरो वर्क। अगर उसको बोले तो दैट इज, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देन देयर इज जीरो वर्क। तो अभी जल्दी जल्दी देख लेते हैं यूनिट ऑफ वर्क। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो है वो है जूल, और जूल को ऐसे डिफाइन किया जाता है, दैट इज जूल इक्वल टू वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। यानी कि एक न्यूटन जितना मैं फोर्स दूं और 1 मीटर जितना मोशन मूवमेंट मिले मुझे, डिस्प्लेसमेंट मिले मुझे, तो वो वर्क हुआ 1 जूल। फोर्स अगर एग्जांपल के फॉर्म में देखें तो एक फोर्स में 5 न्यूटन का डिस्प्लेस करने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल रहा है 2 मीटर, तो वर्क कितना हुआ? वर्क इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10, और उसका यूनिट क्या आएगा? जूल। ओके, नेक्स्ट मेजर टॉपिक इन दिस चैप्टर इज एनर्जी, जिसको बोल सकते हैं द कैपेसिटी टू डू द वर्क। ओके, डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क फॉर एनी ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं मेरे पास काम करने के लिए कुछ शक्ति है, उसको ही एनर्जी बोलेंगे। जब तक ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी नहीं है वो वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या करना पड़ेगा? उसको फोर्स लगा के डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी का भी जो यूनिट है दैट इज सेम एज वर्क एंड दैट इज जूल। मोर एनर्जी मोर वर्क डन, दैट इज द सिंपल फॉर्मूला। हमारे बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट? और ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है? जब हम फूड खाते हैं तो वो फूड से हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी देख लेते हैं कि कौन से टाइप्स ऑफ एनर्जी है। तो बहुत सारे, वैसे तो एनर्जी के टाइप बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में वही हमें अभी देखने हैं। उसमें से जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दैट एनर्जी दैट इज इन मोशन, मतलब एनर्जी ऑफ मोशन उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी।
जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है यानी कि वो मूव कर रहा होता है, तब उसके पास जो एनर्जी होती है उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे एम इज मास एंड वी इज द वेलोसिटी। मास जो है केजी में मेजर किया जाता है और वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। एक एग्जांपल लेके बोले कि एक 10 केजी का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, देन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फॉर्मूला लगाना है 1/2 इंटू मास इंटू वी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे कैलकुलेशन करने से हमको आंसर मिलेगा 125 जूल। जितनी ज्यादा स्पीड, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर है, देखो फॉर्मूला में क्या है 1/2 एम वी स्क्वायर, यहाँ पे v का यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर है, यानी कि आपकी जितनी ज्यादा वेलोसिटी रहेगी उतना ज्यादा आपका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, जिसको स्टोर्ड एनर्जी भी बोला जाता है। ऑब्जेक्ट्स एट हाइट स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, अगर एक पत्थर है नीचे पड़ा हुआ है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं, लेकिन उसको अगर मैं एच इतनी हाइट के ऊपर उठा लेता हूं तो उसके पास कुछ एनर्जी आ जाएगी, और वो जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इन जनरल टर्म्स ऐसा भी बोला जाता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जाता है तो वो वर्क जो है दैट ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। काफी बड़ा टॉपिक है लेकिन फटाफट देख रहा है, इसलिए उसका डायरेक्टली फॉर्मूला देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पीई इक्वल टू एम जी एच, जहां पे एम मास है, जी जो है दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड एच हमारा हो गया हाइट। ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक 10 केजी का ऑब्जेक्ट है जिसको मैं 5 मीटर की हाइट पे लेके जाता हूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? तो दैट इज पीई इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। मास की वैल्यू 10, 9 इंटू 9.8 इंटू 5, दैट मेक्स 490 जूल। जितनी ज्यादा, यहाँ पे याद रखना है हमें कि जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इंपोर्टेंट एक सवाल है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एक लॉ है जो बहुत ही फेमस है, आपको पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो उसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी को सिर्फ आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप उसको डिस्ट्रॉय या फिर जनरेट नहीं कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम की अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी, जब पेंडुलम जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना, तो उसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वहां से उसको छोड़ा जाता है तो वो ऐसे मूव करता है, that potential energy is converted into kinetic energy. Okay, similarly हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स जो होते हैं हमारे, जहां से हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसको हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स बोला जाता है, जिसमें वाटर का जो पोटेंशियल है, मतलब पानी जहां पे स्टोर किया हुआ है वहां पे उसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, अचानक से उसको बाहर निकालने की ट्राई करते हैं तो वो अचानक से काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्पीड में आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम जनरेटर में घुमा के, मतलब जनरेटर का यूज करके, स्टीम टरबाइन और जनरेटर का यूज करके उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, दैट्स इट। इसके ज्यादा मतलब उसको डिस्ट्रॉय या जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर एनर्जी का कन्वर्जन ना हो तो ना हम चल सकते हैं ना मशीन्स काम कर सकती है, यानी कि एनर्जी के कन्वर्जन पे ही ये सारी दुनिया चल रही है। तो इन लोगों के ही ऊपर डिपेंडेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे समझना जरूरी है, दैट इज पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि काम करने का दर। डेफिनेशन अगर देखिए तो पावर इज द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, मतलब काम तो करते हैं लेकिन टाइम के साथ उसको कंपेयर किया जाए तो वो पावर कहलाता है। वर्क को जब टाइम के साथ कंपेयर करते हो, फॉर्मूला कैसे बनेगा? P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, जहां पे P जो है दैट इज पावर, दैट इज मेजर्ड इन वॉट, W जो है दैट इज वर्क डन, दैट इज मेजर्ड इन जूल, जैसे हमने आगे देखा, और T जो है दैट इज टाइम, और उसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें कि एक बल्ब है जो 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है 10 सेकेंड के अंदर, तो उसका कितना पावर हुआ? तो पावर इक्वल टू W बाई एस, दैट इज 1000 डिवाइड बाई 10, और उसने 100 वॉट उसने कंज्यूम किए। इसका जो एसआई यूनिट है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसका एसआई यूनिट जो है दैट इज वॉट, और 1 किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट। एक पावरफुल कार वही काम जल्दी करेगी जो एक वीक कार धीरे धीरे करेगी।
लेकिन सेम पावर जो है जल्दी जल्दी कंज्यूम होगा, तो मतलब कम टाइम के अंदर ज्यादा वर्क किया जाए तो मोर पावर बोला जाता है, उसको ज्यादा पावर बोला जाता है। और अगर ज्यादा टाइम लेके भी वही काम किया जाए तो पावर उसका कम है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन यहाँ से उस मतलब अभी हमने क्या देखा वो सुपर क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा। हमने देखा वर्क, हमने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो टाइप ऑफ वर्क्स, एनर्जी और उसके फॉर्म्स भी देखे हमने, काइनेटिक एनर्जी हम समझे, पोटेंशियल एनर्जी हम समझे, उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द पावर। ये सारी चीजें हमारे चैप्टर नंबर 10 में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताओ कि कौन सा टॉपिक आपको सही लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे ही एग्जाम बूस्टर वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मंगलवार रात को 9:15 बजे लाइव आके पैसे जीतना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।